हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके नोट्स हैं और वन शॉट वीडियो रहने वाली है। तो वन शॉट वीडियोस में आपको सिर्फ हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ही करवाएंगे। और चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है जिसमें शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर ऑप्शंस क्या इसमें हमारे बनते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम आपके शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए, शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है कि शिक्षा का ये अभिन्न अंग है। जो शिक्षा पद्धति है इसका अभिन्न अंग है। पहली बात तो अभिन्न अंग का मतलब होता है एक ऐसा भाग जो बिल्कुल मतलब उसको आप अलग कर ही नहीं सकते हो। दूसरा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक रूप से उसे मजबूत बनाता है और इन गतिविधियों के माध्यम से एक जो व्यक्ति है वो योग्य व्यक्ति बन जाता है। तो ये मतलब शारीरिक शिक्षा ये कार्य हमारे लिए करता है। और इसके अलावा अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो आपने हमारी हिस्ट्री और पोल साइंस की वीडियोस नहीं देखी होंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की, आप जाइए प्लेलिस्ट में, उन्हें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बनेगा शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं। अब देखिए इसमें बच्चा फंस जाता है और एक दो क्वेश्चन करके भाग जाता है। बट देखो यार, ये जो दोनों फेमस नाम है ना, हमें नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में जो बातें कही हैं वो सर्वमान्य हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों ओर चक्कर सूरज लगाया करता था, ऐसा ईसाई लोगों का मानना था। लेकिन कॉपरनिकस ने क्या बोला, याद है किसी को? कॉपरनिकस, क्योंकि सारे हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, तो कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य केंद्रीय है, सूरज केंद्र में है। तो हम लोग किसकी बात मानते हैं? कॉपरनिकस क्या जी मानते हैं। वैसे ही समझ लीजिए, अगर हमें शारीरिक शिक्षा के बारे में समझना है तो जो इसके विद्वान हैं हमें इनकी बातों को भी समझना पड़ेगा। तो शारीरिक शिक्षा जो होती है वो शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, और जिसका उद्देश्य क्या होता है, शारीरिक हो या मानसिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, इन सभी गतिविधियों के माध्यम से हमें एक सक्षम व्यक्ति बनाना, हमें एक योग्य व्यक्ति बनाना इसका उद्देश्य है। अब कैसिडी क्या कहते हैं? देखो, कैसिडी कहते हैं कि शारीरिक शिक्षाओं का जो मतलब प्रकार से क्रियाओं का जो केंद्रित अनुभव है, जब हम इसको करते हैं तो जो अनुभव एक प्रकार से आता है और जो परिवर्तन हमारे शरीर में मिलता है या हमें देखने को मिलता है, वही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। तो ये इनका कहना है। आइए बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखो यार, शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह मानसिक हमारा विकास करना। कौन सा विकास करना? मानसिक। हमारा भावनात्मक विकास करना, हमारा शारीरिक एक प्रकार से है, शारीरिक हमारा विकास है, तो शारीरिक विकास करना, ये सभी हमारा मतलब विकास का इसका उद्देश्य है। इसके अलावा सामाजिक हमारा विकास करना, तो ये सारी शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र में हम सारी शिक्षा में अपना करियर बना सकते हैं? तो खेल पत्रकारिता कर सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं हम खेलों के बारे में, फोटोग्राफी करके हम खेलों में मतलब कर सकते हैं, और पुस्तक प्रकाशन कर सकते हैं। मतलब ये हमारे करियर ऑप्शंस है जहां हम खेल के क्षेत्र में अपने करियर को भी बना सकते हैं। और खेल प्रसारण भी कर सकते हैं, जैसे आप एक कमेंट्री करते हैं ना खेल में, वे भी आप कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ये करियर ऑप्शंस आपके इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। पहली मतलब बता देता हूं, राष्ट्रीय मतलब होता है एक देश में होने वाली, और अंतर्राष्ट्रीय होता है बहुत सारे देशों के बीच में होने वाला खेल। तो देखिए, भारत एक बहुत विविधता वाला देश है, आप सबको पता है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, तो भारत एक विविधता वाला देश है। अब यहां पर हम बात करेंगे तो खेल पर भी लागू होता है। वास्तव में इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है तो हमारे देश में, विभिन्न देश में खेल की जो रुचि है वो अलग अलग है। जैसे केरल की तरफ क्या है, केरल जो आपने नाम सुना, हमारा राज्य है साउथ में, और खासकर साउथ इंडियन, वहां पर फुटबॉल भी फेमस है। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या फेमस है, आप सबको पता है। यहाँ पे केवल एक ही आपका खेल है जो बहुत ज्यादा फेमस है, क्रिकेट, है ना। अब थोड़ा सा हमें चीजों की बात कर लेनी है, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल मंत्रालय के बारे में है। तो खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत खेलों देख रेख की जिम्मेदारी खेल एवं युवा मंत्रालय की है। मतलब भारत में खेल होता रहे, इसकी जिम्मेदारी है आपका इस मंत्रालय की, युवा मंत्रालय की। इस मंत्रालय की जो स्थापना है वह नई दिल्ली में आपका एशियाई गेम, अब एशियाई गेम आपका है 1982 के टाइम पर एशियाई गेम आयोजन हुआ था, और इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय युवा आयोजन के द्वारा कार्य और जो खेल विभाग है उसमें रखा गया, और बाद में मंत्रालय बना दिया कि भाई युवाओं के खेल के लिए मंत्रालय होना चाहिए। और इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न खेलों का गठन होता है, जैसे कि SAI जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आता है भाई कि SI क्या है, तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारतीय खेल का प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय स्तर पर, ये है राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिभा है उसको खोजना है। जो मतलब ग्रामीण इलाके हैं वहां से बच्चे जो हैं
कुछ अच्छे खेलों को खेलते हैं तो उन्हें चुनना, उन्हें देखना, उन्हें लाना, उन्हें प्रशिक्षण देना ताकि वे आगे चल के एक नेशनल लेवल पे खेले, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले, ये इसका कार्य है। अब ये आपका इंडियन ओलंपिक्स जो एसोसिएशन है, जिसमें आप बात करेंगे ओलंपिक में भारत की प्रतिभागिता के लिए जिम्मेदार है, और साथ ही प्रमुख खेल जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गया आपका, साउथ एशियन फेडरेशन आपका गेम्स हो गया, ओलंपिक्स और गैर ओलंपिक्स खेलों की देखरेख की जिम्मेदारी करता है। तो याद रखना, इन सारे जो कामों की या सारे खेलों की जिम्मेदारी कौन करता है? आपका करता है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, याद रखिएगा। और एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था होती है जो उसके हर पहलू पर कार्यभार मतलब काम को चलाती है और देखरेख करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खेल संस्थाओं के मुख्य कार्य क्या होते हैं? यह बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जो खेल संस्थाएं हैं उनका सबसे प्रमुख कार्य होता है विभिन्न टीमों और खिलाड़ियों का चयन करना, ताकि टीम बनाना और खिलाड़ी चुनना ताकि वे हमारे लिए, देश के लिए मेडल ला सकें। दूसरा, छात्रवृत्ति टीमों एवं खिलाड़ियों के नाम देना। छात्रवृत्ति का मतलब है उन्हें रहने की जगह या पैसे वैसे एक प्रकार से, और खिलाड़ियों के लिए नाम देना। अपने निम्न संस्थाओं मतलब राज्य स्तर पर इस कार्य प्रणाली को देखना कि हर राज्य स्तर पर जो व्यवस्था है वह सही से चल रही नहीं चल रही, युवाओं को मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस बारे में। और खेलों को प्रोत्साहन देना, किसी भी प्रकार का जो खेल है उसको प्रोत्साहन। जैसे आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा, है ना जी, तो नीरज चोपड़ा मुझे लगता है सबने नाम सुना होगा। नीरज चोपड़ा आपके जेवलिन थ्रो करते हैं, मतलब जो भाला फेंकने का काम है। तो पहले कितना था? कुछ नहीं, लेकिन आप उनके जीतने के बाद प्रोत्साहन खेलों को उसको भी दिया जा रहा है। इसी साथ बहुत सारे ऐसे खेल है जिनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो ये कहने का मतलब सभी खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अब देखो यार, कह देना कि खिलाड़ी जीत कर हमें ला देगा, जब तक उसको तुम सिखाओगे नहीं, प्रशिक्षण नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं, तब तक कैसे जीतेगा? इसलिए प्रशिक्षण करना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है। और विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था करना, जो भी उनको जरूरत हो। जैसे एक बैट बॉल खेलने वाले को बैट और बॉल की आवश्यकता होती है, किट की आवश्यकता होती है, जिससे उसको चोटें कम लगे। जैसे जेवलिन थ्रो के लिए जेवलिन की महंगे अच्छे वाले जेवलिन चाहिए होते हैं, फुटबॉल में अच्छे फुटबॉल चाहिए होते हैं। सारे जो उपकरण उनको मिलने चाहिए वो मतलब दो। उसके बाद विभिन्न संस्थाओं के समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। जो विभिन्न आपके संस्थाएं हैं उनके बीच में तालमेल, ताकि आपस में तू तू मैं ना हो, व्यवस्था बहुत अच्छी चलती रहे। उसके अलावा इसका कार्य होता है खेलों का बजट तैयार करना। जो खेल है कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, ये सब बजट तैयार करना। और विभिन्न पुरस्कार के लिए राजीव गांधी चाहे खेल रत्न हो, चाहे अर्जुन अवार्ड हो, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड हो, इसके लिए खिलाड़ियों का और कोच का नाम देना, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोच को दिया जाता है, खिलाड़ी को नहीं, याद रखिएगा। और जो ये खेलो इंडिया है उसमें अंतर्गत अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे चल के आप बढ़ रहे हैं, तो ये फायदा मतलब हो रहा है लोगों को। और समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिता कराना, समय पर अपनी संस्था को मतदान कराना, ताकि वह निष्पक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि हो। जो अपने जो खिलाड़ी हैं उनको भी सही से चुना जाए, मतलब जो ऑफिसर हैं पहले उनको चुना जाए, फिर वो सही लोगों को चुने। अपनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में समन्वय, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या वर्ल्ड लेवल पे है उनके साथ समन्वय तालमेल बना के रखना। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बनाए गए संबंधित जो नियम है और राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें हैं उनको लागू करना, ताकि नियम जो भी है उनको फॉलो किया जाए। जैसे आपने नियम सुना होगा कि डोपिंग नहीं कर सकते, मतलब आप ड्रग्स नहीं ले सकते जिससे आपको ज्यादा मतलब शरीर आपका ज्यादा फास्ट काम करे और आप बाकियों के मुकाबले जीत जाओ, वो चीजें नहीं करने को मना करते हैं। उसके अलावा गलत चीजें जो लोग आजकल मतलब और भी तरीके होते हैं जिससे वो जीतने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे चीजें होती हैं जिसमें नियम कायदे कानून कुछ होते ही होते हैं। नई प्रतिभाओं की खोज करके उन्हें बड़े स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार करना, मतलब इसका काम यह भी है कि नए नए खिलाड़ी को चुनना ताकि वह बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हमारे भारत देश के लिए ला सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही वाला टॉपिक है भाई साहब, क्योंकि देखो खेलो इंडिया जब से शुरू हुआ है मैं देख रहा हूं बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में खेल के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया है। तो याद रखना, एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए या स्वास्थ्य समाज के लिए हमारे इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वस्थ देश का निर्माण होना चाहिए, एक स्वस्थ देश का निर्माण होना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलना बहुत आवश्यक है, हमें कोई ना कोई खेल जो है वो खेलना चाहिए। अब इसी सोच के साथ आज के समय में हम बात करते हैं तो खेलों का महत्व बहुत ज्यादा है, और भारत सरकार ने इसी को समझते हुए भारत सरकार ने खेल संस्कृति की शुरुआत कर दी है। और इसके अंदर जमीनी स्तर पर मजबूत खेल स्तर बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसे खेलो इंडिया का नाम दिया गया, और जिससे भारत भी एक खेल राष्ट्र के रूप में पहचान बना सके। जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देश हैं, वैसे भी एक दिन हमारा प्यारा देश भारत भी आगे बढ़े, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने यह किया है। अब खेलो जो भारत कार्यक्रम है 2018 में नई दिल्ली में पहला आयोजन इसका हुआ, और भारत स्कूल गेम्स 31 जनवरी से आपका लगभग शुरू होता है, जिसमें 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली में किया गया। इसमें 17 साल तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसके अंदर 16 खेलों का आयोजन किया गया था। इस बातों को याद रखना, कब शुरू हुआ, कितने खिलाड़ी थे और कितने खेलों का आयोजन हुआ था, कौन कौन से थे, जिसमें तिरंदाजी था, बैडमिंटन था आपका,
जिसमें बॉक्सिंग आपका था, जिसमें जिम्नास्ट था। अच्छा ये सब आपको पता होगा। बॉक्सिंग जिसमें ऐसे ऐसे मुक्के के माध्यम से मारते हैं, जिम्नास्टिक जिसमें उछल कूद होता है ना, बड़े लेवल पे फिजिक रहता है, जूडो जो एक प्रकार से मार्शल आर्ट्स की तरह थोड़ा होता है, खो खो सबको पता होगा, स्विमिंग तैराकी, और भारोत्तोलन मतलब जो सामान है, भारी वजन है उसको उठाना, एथलेटिक्स जिसमें रनिंग वनिंग का जो है उसमें, और बास्केटबॉल, इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल और कुश्ती, ये सारे के सारे खेल करवाए गए थे। अब ये बातें याद रखना, खेलो इंडिया की बहुत बड़ी विशेषता है, इस बात को भूलिएगा मत कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, जिसमें हर वर्ष कितने खिलाड़ियों को, 1000 खिलाड़ियों को चुना जाता है और आगे प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण किया जाता है, जो चुनकर आते हैं। और प्रति साल उनको मतलब एक साल में हर छात्रवृत्ति के नाम पर 5 लाख रुपए उन्हें दिए जाते हैं। और खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2018 को दिल्ली की आपको जो नई दिल्ली है उसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया था। और इसमें पहली प्रतियोगिता आपकी डेट ये रही। तो ये हमारी पहली प्रतियोगिता है 31 जनवरी आपकी लगभग, और 8 फरवरी तक 2018 में। उसके बाद नई दिल्ली में ये कार्यक्रम आपका किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? निचले स्तर पे जो प्रतिभा है जो उसको खोजना, और खासकर 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ी को, ताकि हम आगे के लिए उन्हें बना सकें। अब इसमें खेल संस्थाओं द्वारा, सीबीएसई जो आपका गेम्स फेडरेशन द्वारा, मेजबान राज्य द्वारा और आयोजित समिति द्वारा खिलाड़ी जो थे उनको चयन किया गया था। अब इसी के साथ इसमें सबसे पहले आप बताना है आपको, खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा ने 102 मेडल्स। भाई देखिए हरियाणा तो आगे निकल ही जाता है। हरियाणा क्योंकि फिजिक के मामले में हरियाणा से आगे मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई भी स्टेट है, तो फिजिक में बहुत अच्छा हरियाणा करता है, जिसमें 38 गोल्ड आपके थे और 26 सिल्वर थे, 38 आपके ब्रोंज थे। तो ये इनके पास चीजें आती हैं और प्रथम स्थान पर रहा। महाराष्ट्र भी कहीं पीछे नहीं है भाई, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया और लगभग महाराष्ट्र ने भी जो अच्छे जो गोल्ड मेडल्स हैं, चीजें हैं, वे जीते। और दूसरे खेलो इंडिया मेजबान में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आ गया और हरियाणा दूसरे स्थान पर, और दिल्ली हमारा तीसरे स्थान पर। दिल्ली आपको पता है कि पंजाब हरियाणा के आसपास ही है, तो सारे जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय राजधानी में भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा खेलो इंडिया का, हमें लाभ देखने को मिल रहा है कि कितने बड़े बड़े उच्च स्तर के खिलाड़ी हमारे सामने आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, और खेलो इंडिया तो भूलना ही मत, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उद्देश्य क्या था और खेल प्रशिक्षण के क्या इसके लाभ हैं और सारी शिक्षा के क्या लाभ हैं, इन चीजों को जरा आप कर लेंगे तो पहला चैप्टर में बस यही क्वेश्चन है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।